आपने उत्तराखंड पहले पढ़ा है? पढ़ा नहीं है, ठीक है। हम ना थोड़ा हमने हिस्ट्री पॉलिटी या ज्योग्राफी कंप्लीट किया है। ज्योग्राफी में माइंस वाला चैप्टर, मिनरल्स वाला चैप्टर कर रहे थे हम। तो हार्डली इसमें 10 मिनट्स लगेंगे। आज से हम इकोनॉमिक्स भी शुरू करेंगे, ठीक है। आज हम इकोनॉमिक्स भी शुरू करेंगे। और याद होगा आप लोग पिछली बार हम मिनरल्स कर रहे थे, कुछ हमारे कुछ मिनरल्स रह गए थे, ठीक है। हार्डली आधा पन्ना उसमें लगेगा हमारा। तो उसके बाद हम इकोनॉमिक्स ऑफ ज्योग्राफी शुरू कर देंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को मैं आप लोग फिर बताता हूँ। हम लोगों ने देखो, आप लोग अधिकतर लोग हिस्ट्री के बाद आए हो, ठीक है। आपकी तो हिस्ट्री पूरी हुई थी। आप लोग सबका पॉलिटी ज्योग्राफी सबका पूरा ही है लगभग लगभग, ठीक है। आज हम इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे थोड़ा सा लिखने के बाद। और इकोनॉमिक्स, शांत हो, ठीक है। इकोनॉमिक्स छोटा पोर्शन है उत्तराखंड का, इकोनॉमिक्स पे ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं आते हैं। और थोड़ा जो आता है मेंस ओरिएंटेड आता है, तो मेंस के लिए हम देखेंगे बाद में। थोड़ा उसका इकोनॉमिक सर्वे वगैरह हम बाद में बात करेंगे। जो हमारा फैक्चुअल है, जैसे इकोनॉमिक सर्वे हो गया या फिर साइंसेस ऑफ उत्तराखंड हो गया, ये हम बाद में क्या करेंगे, पीडीएफ वगैरह से पढ़ लेंगे, क्यों पूरा डाटा और कुछ नहीं है। इकोनॉमिक्स मेरे ख्याल से या 2 या 3 क्लास में निपटा देंगे। नहीं, आज इसी हफ्ते में खत्म हुआ। आज देखो, हम पिछली बार माइंस कर मिनरल्स कर रहे थे ना, वो निपटा के आज हम इकोनॉमिक्स शुरू भी कर देंगे। और हार्डली 2 या 3 क्लास में इकोनॉमिक्स खत्म कर देंगे। उसके बाद हमारा एक चैप्टर बचेगा, आर्ट एंड कल्चर ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर थोड़ा लंबा टॉपिक है। आप लोगों पढ़ा है आप लोगों ने थोड़ी आर्ट एंड कल्चर उत्तराखंड का आइडिया कुछ, कि डांस फॉर्म कौन से होते हैं, कौन से यहाँ पे फेयर्स होते हैं, कौन से यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम है, कौन से यहाँ पे सॉन्ग्स कहे जाते हैं, ठीक है, कौन कौन से रिलीजियस प्लेसेस है। ये सब चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। तो थोड़ा लंबा चैप्टर होगा और उसमें लिखेंगे ज्यादा आर्ट एंड कल्चर में। उसमें समझाने का कुछ नहीं होता कि यहाँ पे चौफुला डांस क्या है, या फिर त्रिमुंडिया मेला कहाँ लग रहा है। ये सब बातें हम बात करेंगे, ठीक है। तो हार्डली मेरे ख्याल से 9-10 क्लासेस में आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। केवल है केवल आपका, फिर हम दोबारा से शुरू करेंगे हिस्ट्री वगैरह से, ठीक है। तो 9-10 क्लास, मैक्सिमम 9 क्लास मान लो, उसके अंदर हम कंप्लीट कर लेंगे। इकोनॉमिक सर्वे नहीं कराया उत्तराखंड का, इकोनॉमिक सर्वे है। इकोनॉमिक सर्वे, बजट और जो सेंसस ऑफ इंडिया ना, वो हम पीडीएफ से करेंगे बाद में, ठीक है। ये बिल्कुल फैक्चुअल है ना, तो हम बाद में करेंगे इसे। अभी हम क्या कर रहे हैं, मोटा मोटा सब सिलेबस करके निकल रहे हैं। क्लियर आप लोगों के लिए? आप लोगों ने कभी इकोनॉमिक सर्वे, बजट वगैरह कुछ पढ़ा है उत्तराखंड का? सेंसस पढ़ा है? सेंसस पढ़ा है? सेंसस तो हर किताब में होता है, सेंसस भी नहीं पढ़ा आप लोगों ने? आपने पढ़ा सेंसस वगैरह किसी ने? ठीक है, सेंसस तो पढ़ ही लेना, किताब में होता है, बहुत इजी चीज है। सेंसस तो मैं बता दूंगा आपको कैसे पढ़ना है। पर सेंसस आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, कम से कम 4-5-6 बार रिवाइज करो। और सेंसस बहुत इजी होता है, 2011 का तो अभी तक चल रहा है, ठीक है। तो हम कुछ मिनरल्स कर रहे थे हम। लास्ट मिनरल कौन सा लिखा था हमने? आयरन लिखा था, गोल्ड लिखा था हमने, ठीक है। तो गोल्ड लिख लेता है, ठीक है। हमने कुछ मिनरल्स लिखे थे, बस वो कंप्लीट कर रहे हैं। ये चैप्टर हमारा जो नई क्लास इनकी आज, ये चैप्टर हमारा रिमेनिंग चैप्टर है, उसे कंप्लीट कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे, ठीक है। गोल्ड लिखना, गोल्ड कहाँ कहाँ मिलता है लिखना। रामगंगा रिवर वैली, रामगंगा रिवर वैली, हाँ गोल्ड। रामगंगा रिवर वैली, शारदा रिवर वैली, शारदा से रिवर एक बार वैली, फिर से रिपीट कर दें। रामगंगा रिवर वैली, शारदा रिवर वैली और अलकनंदा रिवर वैली, ठीक है। ठीक है, 3 जगह मिलता है बेसिकली। और मैं पहले आपको बता चुका हूँ गोल्ड क्या है, आपको पता होगा थोड़ा। गोल्ड ना रिवर बेड से मिलता है। आप रिवर देखते हैं ना, रिवर के साथ गोल्ड के महीन से पार्टिकल्स आते हैं, उन्हें छानना और करके गोल्ड निकाला जाता है, ठीक है। तो इसमें कुछ हमें ट्रेसेस दिखे, हालांकि बहुत बड़े उस पर एक्सट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। मैंने आपको उस दिन बताया था कि जो उत्तराखंड में मिनरल है, मिनरल्स है यहाँ पे, पर बहुत ज्यादा बड़े भंडार नहीं है ना, बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्शन उसका होता है, ठीक है। तो है हमारे पास तो गोल्ड है। अगला ना एस्बेस्टोस, एस्बेस्टोस ये 2 जगह मिलता है, पौड़ी अल्मोड़ा। सर क्या है? एक बार रिपीट कर दो। ये फोन किसका ऑन है भाई? फोन किसका ऑन है? आपका ऑन है? अच्छा, 12 मैसेज आ रहे हैं इसमें, ठीक है। एस्बेस्टोस लिखना, पौड़ी अल्मोड़ा, ठीक है। एस्बेस्टोस पौड़ी अल्मोड़ा में मिलता है। अगला लिखना लेड, लेड लिखना, टॉस, और सर क्या बोला? लेड लिख रहे हैं हम। टॉस रिवर, ठीक है, लेड लिखना, टॉस रिवर, मुगौला,
और एक जगह और है कूमा बुरेला। कूमा बुरेला, ये तीनों ही जगह देहरादून में है आपकी। ठीक है, टॉस रिवर वैली, कुमा बुरेला, मुगोला। ठीक है, अगले लिखना। एक जगह है राय, एक है चैना पानी, ये अल्मोड़ा में है? हाँ, सब इसकी लाइट के लिख रहे हैं ना हम। और एक एरिया आपका चंडाक रीजन है। चंडाक रीजन आप, मैं पहले भी लिखा है आपको, कहाँ है चंडाक रीजन? बिल्कुल सही, पिथौरागढ़। ठीक है, तो तीन जगह मिलता है लाइट, टॉस रिवर वैली, मुगोला, कुमा बुरेला देहरादून में, राई चैना पानी अल्मोड़ा में, और चंडाक रीजन एक पड़ता है, ये है पिथौरागढ़ में। ठीक है, अगले लिखना। अगले जो मेटल्स है, सब मेटल्स है, ये केवल एक ही जगह मिलते हैं, बहुत कम ट्रेसेस में। लिखना टिन। टिन चमोली में मिलता है। टिन मिलता है चमोली में, चमोली में। सिल्वर मिलता है अल्मोड़ा में। सर सिल्वर है। क्या कहा आपने, मिनरल कौन सा था? टिन चमोली में। टिन चमोली। ठीक है, सिल्वर अल्मोड़ा। बेराइट्स होते हैं एक, बेराइट्स, ये मिलता है देहरादून। बेराइट्स देहरादून। आगे लिखना। यूरेनियम। यूरेनियम मिलता है टीरी में, ट्रेसिस कह सकते हैं, पूरा नहीं मिलता है सर। ठीक है, यूरेनियम टीरी। और लास्ट में लिखना पठाल। पता आपको क्या होती है? इतना भयानक चौके आप। पठाल पता है? पठाल क्या होती है? पत्थर तो होता है बड़ा बड़ा, पुराने पहाड़ों में आप घर देखना, स्लैंडिंग हाउस बनते हैं, बड़े बड़े पठाल रखे जाते थे ऊपर, तो वो पठाल आपको अल्मोड़ा में ज्यादा मिलता है। क्लियर है? ठीक है, तो क्लियर है तब को। तो ये जो मिनरल्स थे हमारे उत्तराखंड में, जो बहुत ट्रेसेस में मिलते हैं, और ये मजे की बात, हम ज्यादा एक्सट्रैक्ट भी नहीं करते हैं। ठीक है, हमारी ना टेक्नोलॉजी है, ना हमारा इतना ध्यान है इस पे, और ना हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री है इन मिनरल्स पे बेस्ड है, तो हमारे ट्रेसेस है उसके बारे में हम लिख लेते हैं, इसलिए हमारी कोई इतनी ज्यादा नहीं है। ठीक है, अब एक नोटिंग लिखना, इसी में मिनरल्स में लिखना, स्टेट माइनिंग पॉलिसी। स्टेट माइनिंग पॉलिसी। ठीक है, स्टेट माइनिंग पॉलिसी क्या है कि यहाँ पे जो माइंस है उसके कैसे हम एक्सट्रैक्शन करेंगे, क्या करेंगे, कौन इसके बेसिकली अथॉरिटी किसकी है। अब देखना, इसमें कुछ वन वर्ड आते हैं। फॉर एग्जांपल, स्टेट माइनिंग पॉलिसी कब लॉन्च हुई थी? दैट वाज लॉन्च ऑन 4 अप्रैल ऑफ 2001। ठीक है। ठीक है, इस पॉलिसी में उन्होंने क्या कहा, देखो, इन्होंने कहा है कि दो तरीके की माइंस होती है, एक तो जो फॉरेस्ट में माइंस होंगी, और एक कहीं और माइंस होंगी। ठीक है, अब देखो उन्होंने क्या कहा है, जो माइंस फॉरेस्ट में होंगी, ठीक है, जो फॉरेस्ट में माइंस होंगी, मैं लिखाऊंगा आपको ऐसा भी। ठीक है, उसके लिए वहां पे माइनिंग कौन करेगा? उत्तराखंड वन विकास निगम। ठीक है, उत्तराखंड वन विकास निगम। ठीक है, कि जो फॉरेस्ट में माइंस मिलेगी, आपका उत्तराखंड वन विकास निगम बना रखा है, वो वहां की देखरेख करेगी, उनके सुपरविजन वहां पे माइनिंग होगी। ठीक है, और दूसरी एल्सवियर माइंस, जो कहीं भी माइंस होंगी, ठीक है, कहीं पे भी माइंस होंगी, उन्हें कौन देखेगा? गढ़वाल मंडल विकास निगम गढ़वाल में, और कुमाऊं मंडल विकास निगम कुमाऊं में। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने अलग से भी कह रखा है कि एक फंड बनाएंगे, जिसमें कि आपके माइनिंग से जितना पैसा आएगा 10% आप उस फंड में डालोगे, ताकि इस एरिया का रिहेबिलिटेशन डेवलपमेंट उस फंड से हम करेंगे। क्लियर है? तो ये एक उत्तराखंड की स्टेट माइनिंग पॉलिसी है 4 अप्रैल 2001 की, और इस पे दो संस्थाएं या तीन मान लो से, उत्तराखंड वन विकास निगम, केएमवीएन और जीएमवीएन। क्लियर आप लोगों को? तो इसमें लिखना स्टेट माइनिंग पॉलिसी लिखना, इंट्रोड्यूस्ड ऑन 4 अप्रैल 2001। इंट्रोड्यूस्ड ऑन 4 अप्रैल 2001। 4 April 2001, Uttarakhand State Mining Policy mandates that Uttarakhand State Mining Policy mandates that
all the mines located in the forest region, all the mines located in the forest region mines located in the forest region will come under the supervision of उत्तराखंड वन विकास निगम, उत्तराखंड वन विकास निगम, and all the elsewhere located mines, all the elsewhere located mines will come under the supervision of सर एल्यूसिव क्या बोला आपने? elsewhere. All the elsewhere located mines will come under the supervision of GMVN and KMVN. ठीक है, GMVN stands for गढ़वाल मंडल विकास निगम and KMVN stands for कुमाऊं मंडल विकास निगम निगम। आगे लिखना, ठीक है। ये मिनरल्स की बात कर रहे हैं हम। एक चीज आपको देखो, खनन पता है क्या होता है? खनन क्या होता है? क्या होता है खनन? सर रेता और रेत बजरी का। जो हम माइनिंग से निकाल रहे हैं मिनरल्स, इन्हें भी खनन बोलता है। लेकिन अगर आप पेपर में पढ़ते हो ना खनन हो रहा है, रिवर बेड में देखना आप, रेत बजरी वगैरह निकाला जाता है, तो वो खनन किसके अंडर होता है? वो खनन किसके अंडर होता है? स्टेट गवर्नमेंट के अंडर सब कुछ है। लेकिन मान लो कि यहाँ पे रिस्पना पुल से आपका कुछ एक्सट्रैक्शन कर रहा है, रेत बजरी निकाल रहे हैं, किसके अंडर होगा वो? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी रिवर से जो खनन हो रहा है, रेत बजरी चूना जो भी निकल रहा है, वो सब डीएम के अंडर होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ? केवल मिनरल्स की बात कर रहे हैं। मिनरल्स का क्लियर मैंडेट है कि उत्तराखंड वन विकास निगम और केएमवीएन जीएमवीएन, अगर खनन की बात आती है, रेत बजरी रोड़ा वगैरह जो होता है, उसके लिए आपका डीएम उत्तरदायी होता है। क्लियर आप लोगों ने? आगे लिखना उसमें, under this policy, it is also mentioned that a mineral fund will also be established. A mineral fund will also be established mineral fund will also be established which will receive 10% of the total revenue, 10% of the total revenue of minerals extracted, 10% of total revenue of the minerals extracted, and this fund will be used for the rehabilitation. This fund will be used for the rehabilitation and development of this region, of the region basically. For the rehabilitation and development of the region. क्लियर है? तो बस इसमें स्टेट माइनिंग पॉलिसी बहुत सिंपल थी हमारी कि कब बनी है और उत्तराखंड वन विकास निगम क्या कर रहा है, जेएमवीएन केएमवीएन क्या कर रहा है, और 10% रेवेन्यू से एक मिनरल फंड बना दो। अब जो कि मिनरल फंड बन रहा है तो सीधी बात है वो उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। ठीक है, 10% रेवेन्यू इसमें डाल दो। क्लियर है? तो ये सब इसमें क्या रखा है, और कंफ्यूज मत होना जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि खनन का जो रेत वेत का काम होता है वो डीएम के अंडर होता है। ठीक है, वो क्लियर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये है, अब क्लियर है? तो बेसिकली मैंने आपको बताया आप लोगों को कि हम देखो हिस्ट्री पॉलिटी या ज्योग्राफी जो सबसे बड़ा पोर्शन होता है उत्तराखंड का, वो हम कर चुके हैं। बहुत माइनर सी चीजें देखो, इकोनॉमिक्स ऑफ उत्तराखंड हम स्टार्ट करेंगे। इकोनॉमिक्स ऑफ उत्तराखंड, ठीक है, मैं बताता हूँ क्या इसमें।
ठीक है, दिस चैप्टर विल बी इकोनॉमिक्स ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, अब देखो इस चैप्टर में देखो इतना डीप में हम नहीं जाएंगे क्योंकि इतना डीप में कुछ है भी नहीं। आप लोगों को सब पता है कि उत्तराखंड जो स्टेट है, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, हालांकि देखो पर कैपिटा इनकम हमारा बहुत अच्छा है ना। अब बाकी स्टेट से देखिएगा ना, हमारा पर कैपिटा जो इनकम है हिमाचल से भी अच्छी है, काफी काफी स्टेट से अच्छी है, लेकिन फिर भी हमारा वो क्या, हमारा बैलेंस नहीं है डेवलपमेंट। हमारे जो पैसे आ रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, केवल प्लेन के इलाकों में सेंटर्ड है, बेसिकली देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर। पहाड़ बिल्कुल खाली है। पहाड़ में ना देखो, 3 सेक्टर मानते हैं ना, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस। पहाड़ में एग्रीकल्चर अच्छा नहीं है, इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं है, सर्विस सेक्टर बिल्कुल लो चल रहा है। ठीक है, जो हो रहा है सारा प्लेन के इलाकों में हो रहा है। तो उत्तराखंड एज ए होल बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, पुराने टाइम की बात करें हम, तो उत्तराखंड की जो इकोनॉमी थी, उसमें हम बोला करते थे, एक टर्म यूज होता था उत्तराखंड के लिए, दैट टर्म वाज, ठीक है, मनी ऑर्डर इकोनॉमी। इसका मतलब क्या होता है? क्या? पैसा बाहर से आ रहा है। फॉर देखो, इसका सबसे अच्छा देखो, हम इसमें देखो सारे टॉपिक रिलेट मिलेंगे आपको। आपको पता है माइग्रेशन हो रहा है, बेसिकली पलायन हो रहा है। तो हो क्या रहा है, पहले से ही उत्तराखंड के हालात बुरे थे, तो उत्तराखंड के जितने यूथ थे वो सब माइग्रेट करके प्लेन इलाकों में चले गए। और अधिकतर यूथ तो आपको पता है कि आर्मी में हमारे रिक्रूटेड होते हैं। तो जो हमारा यूथ था वो सारा बाहर चले गया, तो इनकी फैमिली यहाँ पे कैसे चलती थी, वो मनी ऑर्डर से पैसे भेजा करते थे। तो हमारा सबसे बड़ा सोर्स मनी ऑर्डर था, और इसे इसलिए मनी ऑर्डर इकोनॉमी भी कहा गया है। अब क्या है, आफ्टर द स्टेट फॉर्मेशन, हम थोड़ा देखो 3 सेक्टर थे इकोनॉमी के, एग्रीकल्चर, बेसिकली वैसे मानता है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री मान लो, और सर्विस। ठीक है, 3 सेक्टर मानते हैं कि 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अब क्वार्टरनरी वगैरह भी होता है, बाद में देखेंगे उसके बारे में। तो ये 3 सेक्टर होते हैं, तो हम काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि एक आपने डिपार्टमेंट सुना है, लघु सिंचाई विभाग, माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट। तो इसका काम क्या होता है? एक मिनट है। ठीक है, तो बेसिकली हम देखो कि उत्तराखंड स्टेट फॉर्मेशन के बाद हमने 3 बनाए ना, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस, तो उसमें हम काम कर रहे हैं। देखो फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको, एक डिपार्टमेंट है माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट, लघु सिंचाई विभाग, कहीं नहीं होता उत्तराखंड में। ये क्या काम करता है? जैसे एक तो इरिगेशन डिपार्टमेंट होता है, ये क्या काम करता है, ये बड़ी बड़ी कैनाल निकाल के एग्रीकल्चर फील्ड तक पहुंचाता है। उत्तराखंड में प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे इलाका ज्यादा पहाड़ी है, पहाड़ी में आप बड़ी बड़ी नहरें नहीं बना सकते। तो क्या होता है, माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट क्या करता था, एक गूल बोलते थे, गूल। गूल मतलब छोटा सा पॉन्ड टाइप का क्रिएट करता था, और उससे छोटी छोटी नहरें निकाल के आपका आसपास की फील्ड को कनेक्ट करता था। अगर आप कभी पहाड़ों पे जाओगे, हैं, कई पहाड़ों पे जाओगे आप लोग, अभी यहाँ पे सत्यो साइड जाना, कभी आप मालदत्ता वगैरह से ऊपर जाता है रास्ता कद्दू खाल के लिए, सत्यो साइड जाना, तो वहां पे अच्छी एग्रीकल्चर है, बहुत अच्छी खेती होती है, आलू उलू बहुत उगता है, बढ़िया खेती है वहाँ पे। क्यों? वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी है। आप देखना वहाँ पे छोटी छोटी नहरों का जाल बना होगा, जो खेतों के बीच से जा रही होगी पहाड़ों के ऊपर से। तो ये हमारे कुछ इनोवेशन है जो हमने काम किए। तो वैसे देखो, इंडस्ट्री सेक्टर में भी हमने एक वो बनाई है ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज सिटकुल। सुना होगा आप लोगों ने नाम, सिटकुल। ठीक है, तो सिटकुल क्या है कि इंडस्ट्रियल यूनिट बना देती है हर कुछ डिस्ट्रिक्ट में, 7 जगह 8 जगह इसकी है, और वहां पे इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जनरेट करते हैं। ठीक है, सर्विस सेक्टर की हम बात करें तो सर्विस सेक्टर में हम काफी चीजें कर रही है उत्तराखंड सरकार। फॉर एग्जाम्पल एक स्कीम है स्टार्टअप 2023, स्टार्टअप 2023। इसमें क्या बोल रहा हूँ कि हर साल हम 1000 स्टार्टअप को प्रमोट करेंगे, एक हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर बनाएंगे, जो कि कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं उसे हम फाइनेंशियल टेक्निकल एड वगैरह देंगे, ये सब चीजें। सर्विस सेक्टर में देखो हम टूरिज्म में काफी अच्छा काम कर रहे हैं। टूरिज्म में उत्तराखंड गवर्नमेंट की स्कीम्स काफी है, जैसे कि आपने सुना होगा चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन योजना। ठीक है, आजकल वो भी चल रही है, होम स्टे योजना, दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे प्लान भी चल रहा है ना, कि आपको अगर पहाड़ में, अगर आपको टूरिज्म बढ़ाने के लिए, आपका पहाड़ ना, पहाड़ में आपने घर छोड़ा हुआ है, सब देहरादून या प्लेन के इलाकों में शिफ्ट हो गए, पहाड़ में आपका घर खाली है, क्या करो उसमें, आप उसमें एक होम स्टे बना दो, सरकार से पैसे लो, होम स्टे बना दो, उसकी मार्केटिंग वगैरह करो, उनसे पैसे कमाओ आप। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं अब एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, तीनों पे काम कर रहे हैं हम। इससे रिलेटेड कई स्कीम्स है। ठीक है, स्कीम्स की मैं बारे में जो आपको बात कर रहा हूँ, स्कीम्स मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, आप एक कुछ रेगुलर मैगजीन उत्तराखंड की पढ़ लो, या फिर एक ईयरली पढ़ लो, मैंने आपको बहुत बार बताया, ग्रीन टर्न वगैरह मैंने बहुत आपको सुझाई है, और भी आती है। स्कीम्स क्या है, स्कीम्स हम यहाँ पे पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि स्कीम्स आप खुद पढ़ो।
उसे आपको याद रखना है केवल, ठीक है। स्कीम्स पढ़नी पड़ेगी, उसका नॉलेज आपको रिटेन करना है, आगे प्रेजेंट करना है। मैं पहले बता चुका हूँ, प्री में 150 से 50 क्वेश्चन उत्तराखंड से आएंगे, तो कुछ क्वेश्चन उत्तराखंड के स्कीम्स के भी आएंगे, ठीक है। टूरिज्म सेक्टर में कौन सी स्कीम है, या फिर महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए कौन सी स्कीम चल रही है, या फिर फीमेल सेफ्टी के लिए कौन सी ऐप बनाई है, ठीक है। या फिर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, लैक्टेटिंग चाइल्ड जो होते हैं, उनके लिए न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए कौन सी स्कीम बनाई है, तो सब आपको मिलेंगी, ठीक है। तो सबको स्कीम हम गो थ्रू करेंगे तो हमारे 1-2 महीने से स्कीम करने में चले जाएंगे। तो स्कीम आपको किसी भी किताब में मिल जाएगी, थोड़ा देखते रहना हम, ठीक है। तो मैं पूरी आपको सिस्टम बताऊंगा। अभी आपको जो हम चैप्टर शुरुआत करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि उत्तराखंड की इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के क्या रीजन है, ठीक है। नेचुरल फैक्टर क्या है, सोशल फैक्टर क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर क्या है, ये सब जो फैक्टर है इसके कारण इकोनॉमिक जो उत्तराखंड की है बैकवर्ड स्टेज पे है। और फिर अगले उस पर बताऊंगा कि क्या क्या किया जा सकता है इकोनॉमिक्स ऑफ उत्तराखंड को सुधारने के लिए, ठीक है। तो ये भले आपकी प्री में ऐसे क्वेश्चन ना पूछे, मेंस में पूछे जा सकते हैं कि उत्तराखंड में जो है कि इस इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, या फिर पिन पॉइंट करके बोलेंगे कि आप हमें कुछ सोशल फैक्टर बताओ जिसकी वजह से उत्तराखंड की इकोनॉमिक्स पीछे रह गई, ठीक है। और क्या इसकी रेमेडी है, क्या इसके उपाय हैं। आप इंडस्ट्री सेक्टर को उत्थान करना चाहते हो तो इंडस्ट्री में क्या आपके सुझाव हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूं, सभी उत्तराखंड से, आप भी उत्तराखंड से हो, कि उत्तराखंड में अगर एग्रीकल्चर देखो, हमारा आउटपुट इतना अच्छा नहीं है, आपको पता है खुद, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि सुझाव दो कि उत्तराखंड के एग्रीकल्चर को कैसे सुधारा जाए, क्या बोलोगे आप? कुछ तो बोलोगे, तेज बोलना। भू कानून एक बढ़िया स्टेप है। भू कानून से क्या होगा? ठीक है, पर इसमें ना देखो, बाहर के लोग यहाँ जमीन आके रह सकते हैं, वो आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसमें क्या जोड़ोगे कि उत्तराखंड में 13% लैंड एग्रीकल्चर लैंड है, तो बाहर के लोग आके उस एग्रीकल्चर को लैंड, उसका लैंड यूज चेंज करके कमर्शियलाइज कर रहे हैं, तो हमारा एग्रीकल्चर लैंड बची रहे, तो इसके लिए हमें भू कानून लाना चाहिए, ठीक है। भू कानून लाके आप कर सकते हो। और भी उपाय एग्रीकल्चर को अच्छा आउटपुट मिले हमारा? बिल्कुल, इरिगेशन अच्छा दे सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। छोटी छोटी जैसे माइनर इरिगेशन का मैंने एग्जांपल दिया, वो आप कर सकते हो, इरिगेशन कर सकते हो। और क्या इक्विपमेंट्स, बिल्कुल सही है, मैकेनाइज्ड फार्म इक्विपमेंट्स यूज कर सकते हैं। इसमें आप थोड़ा डिटेल में जाके बोल सकते हो कि मैदानी इलाकों में जो बड़े बड़े ट्रैक्टर वगैरह वो चले जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहाड़ के इलाकों में छोटे छोटे 2 पहिए वाले ट्रैक्टर आते हैं, तो गवर्नमेंट बताए उन किसानों को कि छोटे छोटे ट्रैक्टर आप ला सकते हैं, तो आप उस पर काम कर सकते हैं। और कोई उपाय? क्या कर सकते हैं? चकबंदी, जो दिन चकबंदी कर सकते हैं। लेकिन चकबंदी की मैं दिक्कत आपको बता रहा था ना उस दिन, कि उत्तराखंड में जो कूजा एक्ट आया था 1964 वाला, उसमें काफी जमीन फॉरेस्ट लैंड में डाल दी गई है, तो इंटीग्रेट करना मुश्किल हो रहा है। तो आप जो चकबंदी बोल रहे हो, उत्तराखंड के प्लेन इलाकों में चकबंदी है, हरिद्वार, देहरादून, रुड़की, उधम सिंह नगर, यहाँ चकबंदी हो जाती है बढ़िया। लेकिन पहाड़ों में करनी थोड़ी मुश्किल है। तो आप ये बोल सकते हो कि आपने सही बात बोली, आप ये बोल सकते हो कि इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और आपका जो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर है, ये कुछ बात करे कि जो आपके फॉरेस्ट में लैंड जो अभी यहाँ पे एग्रीकल्चर हो सकता है, जो फर्टाइल लैंड है, उसे फॉरेस्ट लैंड से हटा के आप एग्रीकल्चर लैंड में शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपका इंटीग्रेशन हो सकता है, ठीक है, बढ़िया पॉइंट था। और कोई पॉइंट? बिल्कुल ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस, आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी, तो उसकी वजह से भी आप एग्रीकल्चर बूम कर सकते हो, बहुत बढ़िया। और कॉन्टूर फार्मिंग तो हाँ लिखते वो तो होती है, कॉन्टूर स्टेप फार्मिंग तो हो ही रही है, उसको और बढ़ा सकते हैं बेसिकली। हाँ वही टेक्निकल असिस्टेंस कह सकते हो आप, कि कॉन्टूर फार्मिंग क्या होती है, स्टेप फार्मिंग क्या होती है, ये लोगों को बताया जाए। ये और चीज आपके बोले? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है सॉइल हेल्थ कार्ड। उनके आते हैं अपने टेक्नीशियन, वो सॉइल की हेल्थ बताते हैं, और बताते हैं कि देखो आपकी मिट्टी क्या है, ये चावल के लिए अच्छी भाई, ये आपकी गेहूं के लिए अच्छी, यहाँ पे आम उगाओ, यहाँ पे केला उगाओ, तो ऐसे करके आती है। तो ऐसी असिस्टेंस प्रोवाइड की जा सकती है आपको, पर्टिकुलर कौन सा क्या हो सकता है। और चीज, बिल्कुल सही बात, मार्केटिंग, हमारे यहाँ मार्केटिंग के बुरे हाल है। मैं पहले बता चुका हूँ आपके, उत्तरकाशी के सेब बेहतरीन होते हैं, बिकते किस नाम से? हिमाचल सेब के नाम से, ठीक है। तो मार्केटिंग हमें वो करनी चाहिए, बढ़िया चीज। और क्या है? और भी कुछ कर सकते हैं? परचेज वैल्यू, इन सब कारणों के बाद परचेज वैल्यू होगी। मैं सीधे अपने जाके उत्तराखंड के सेब 500 किलो नहीं बेच सकता कि मैं उत्तराखंड से आए, जब ये सब चीजें अच्छी होंगी उसके बाद बिकेगा, ठीक है। क्योंकि
परचेज वैल्यू मार्केट पे डिपेंड करती है, गवर्नमेंट पे नहीं। गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड नहीं बोल सकती नहीं हम तो सिर्फ 500 रुपए किलो ही बेचेंगे, ये मार्केट पे डिपेंड करेगी। और क्या हो सकते हैं, देखो सब चीजें, एक तो देखो एक बड़ी बात मानो इंफ्रास्ट्रक्चर, आप खेती वेती कर रहे हो, खेती के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ना आपको। अब देखो 4 धाम बन रहा है, आपके रेलवे ट्रैक से कनेक्ट हो रहा है, तो रॉ मटेरियल इजी आ सकता है, फिनिश गुड बहुत इजीली बहुत अच्छे मार्केट में पहुंच सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हालांकि उस पर काम हो चुका है। इसके अलावा देखो कोल्ड स्टोरेज, स्टोरिंग फैसिलिटी नहीं है बिल्कुल भी। हमारे उत्तराखंड में तो बहुत बुरा हाल है, हिमाचल में स्टोरिंग फैसिलिटी अच्छी है। अगर हम कोल्ड स्टोरेज बनाए यहाँ पे, तो वो जो आपकी शेल्फ लाइफ है वो इंक्रीज कर सकती है। ठीक है, आप देखोगे ना मार्केट में सेब पूरे साल भर मिलते हैं। ठीक है, ये सेब देखो सीजन में 60 रुपए किलो का मिलता है, विदाउट सीजन 250-300 रुपए किलो भी पहुंचता है अगर आप सेब लेते होंगे। ठीक है, तो अगर उत्तराखंड में स्टोरिंग फैसिलिटी हो, सेब वगैरह अच्छा प्रोडक्शन होता है, तो स्टोरिंग करके हम ऑफ सीजन में बेचेंगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा, गवर्नमेंट भी कमा सकती है, खेती के किसान भी कमा सकते हैं। तो कोल्ड स्टोरेज या स्टोरिंग फैसिलिटी दे सकते हैं। ठीक है, आप समझे इस बात को। तो ये सब चीजें कॉम्बाइन करनी पड़ती है। तो ये आप लोगों को ये क्या करोगे, आपके मेंस के क्वेश्चन आप इससे टैकल कर पाओगे बेहतर ढंग से। ठीक है, तो ऐसे मैं आपको कराऊंगा। इसमें मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसमें प्री में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। जो क्वेश्चन आते हैं कि सिडकुल कब बना, कौन कौन से सिडकुल कहाँ पे है, या फिर रिंगाल कहाँ पे होता है, रिंगाल बताऊंगा क्या होता है। रिंगाल हस्तशिल्प है, क्राफ्ट है, ये कहाँ पे होता है। सीमेंट इंडस्ट्री उत्तराखंड में कहाँ पे है। ठीक है, आपके जैसे डील डीआरडीओ वगैरह कहाँ पे है, ये मैं लिखा चुका हूँ आपको डील डीआरडीओ वगैरह। तो चलो नहीं तो इसमें लिखा दूंगा डील कहाँ है, डीआरडीओ कहाँ है, भेल कहाँ है, बेल कहाँ है। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल कहाँ है उत्तराखंड में। बेल, बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स सर लिमिटेड कोड। रुद्रपुर है। रुद्रपुर में शायद उसकी छोटी यूनिट होगी जाडी नहीं। कोटद्वार में, कोटद्वार में बड़ा प्लांट है बेल का। भेल जो है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये कहाँ है, ये हरिद्वार में। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन भेल एंड बेल है। ठीक है, तो ऐसे जैसे ओएनजीसी का हेडक्वार्टर्स का है आपको पता है, देहरादून में। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस। तो ये मैं जो फैक्ट लिखाऊंगा वो प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी जो मैं डेटा लिखा रहा हूँ ये आपकी मेंस की समझ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं 8-16 नंबर के जो भी आएंगे, बहुत इजीली हैंडल होगा अगर आपको बेसिक नॉलेज होगा। अगर बेसिक नॉलेज नहीं हो, आप बातें तो लिखोगे लेकिन 2 पॉइंट आपने लिखे, 3 लिखे, 4 लिखे, पूरे नंबर किसी को नहीं मिलेंगे। मिलते कब है, जब सारे पॉइंट इंटीग्रेट करके आप बेटर ढंग से उसे प्रेजेंट करो। क्लियर है। तो इकोनॉमिक्स में लिखेंगे हम, मैं आपको वैसे लिखा रहा हूँ। सबसे पहले लिखते हैं रीजन फॉर इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ यूके इकोनॉमी। रीजंस फॉर, ठीक है, हम बात कर रहे हैं रीजंस फॉर इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ यूके। ठीक है, कि उत्तराखंड की जो इकोनॉमी है वो इतनी बुरे हाल में क्यों है, उसके कुछ रीजन हम बात करेंगे। ठीक है, मैं आपको स्टेटमेंट वाइज नहीं करा रहा हूँ कि बहुत बुरे हाल हमारे ये वो सो। मैं इसे लिखा रहा हूँ, फिर अगले चैप्टर में थोड़ा आपको मनी ऑर्डर इकोनॉमी वगैरह वो सब बात करेंगे बाद में। ठीक है, तो इकोनॉमिक देखो अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले जो है नेचुरल फैक्टर। नेचुरल फैक्टर्स कौन से हैं जिसके कारण हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड हो रही है। ठीक है, नेचुरल फैक्टर क्या क्या कह सकते हो आप इसमें। बिल्कुल ठीक, एक तो हो गया आपका यहाँ पे बहुत नेचुरल डिजास्टर्स प्रिविलेंट है। ठीक है, कभी लैंडस्लाइड आ रही है, कभी अर्थक्वेक आ रहे हैं, हमने पढ़े ना लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, फ्लैश फ्लड, कभी कुछ कभी कुछ। और यहाँ तक कि यहाँ पे इतनी सारी नदियां से निकलती है, टाइम टू टाइम यहाँ पे डॉट पे पड़ता है, सूखा वगैरह ही पड़ जाता है। ठीक है, तो नेचुरल डिजास्टर। ठीक है, दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है, नेचुरल फैक्टर सोचो है, हेट्रोजीनियस बेसिकली क्या है। तो वो तो देखो बढ़िया है, जितने डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल वगैरह मिलेगी उतना ज्यादा एग्रीकल्चर आउटपुट हो सकता है। इससे बड़े होगा, इसे बोल सकता हूँ हिली एंड रफ टेरेन। ठीक है, हिली एंड रफ टेरेन, आपका हिली टेरेन है, रफ टेरेन है बेसिकली। इसके कारण क्या होता है, जो हिली एंड रफ टेरेन है वहां पे सॉइल थोड़ी लूज होती है, जो होती है इसमें क्या होता है, सॉइल थोड़ी लूज होगी। ठीक है, हिल की सॉइल थोड़ी लूज होती है, हमने पढ़ा है। थोड़ा आपको पता है लेस फर्टाइल होगी, कंपेरेटिव अलग साइड थोड़ा लेस फर्टाइल भी होगी। और जो सॉइल होगी या फिर लैंड होगा उसमें क्या होंगे, स्टोन ऑन रॉक्स होंगे। ठीक है, मैं आपको पढ़ाया ना, रॉक्स एंड स्टोन्स होते हैं सॉइल में।
ठीक है। तो हिलियन रफ टेरेन है, बेसिकली अनफर्टाइल सॉइल है, सॉइल में काफी हद तक पत्थर है, ढीली मिट्टी होती है, और अनफर्टाइल बेसिकली रॉक एंड वो है। ठीक है। इसके अलावा देखो जो नेचुरल फैक्टर जो हमारे इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को लाता है, वो क्या है, एक वेदर एक्सट्रीम्स। ठीक है। क्योंकि हम पहाड़ी राज्य, हिमालयन राज्य, तो अधिकतर बड़े लैटिट्यूड पे क्या है, वेदर इतना बुरा है, इतनी ठंड पड़ती है कि वहां पे कुछ हो ही नहीं पाता। ठीक है। या फिर कुछ वहां पे इतना सूखा पड़ेगा कि वहां पे कुछ हो ही नहीं पाता। तो ये कुछ नेचुरल फैक्टर्स है जिसकी वजह से उत्तराखंड का इकोनॉमी बैकवर्ड है। रफ एंड हिली टेरेन है यहाँ पे। ठीक है। नेचुरल डिजास्टर्स बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत जनरलाइज्ड है। और तीसरा आपका कि वेदर एक्सट्रीम यहाँ पे है। क्लियर इतना है? भाबर तभी तो मैं लिखा था हिलियन रफ टेरेन, मैं सारे आपको इसमें लिखा था ना कि लॉस रॉक एंड वो होता है, उसमें पत्थर वो होते हैं, रॉक एंड स्टोन्स बेसिकली। भाबर बेल्ट आपको पता है ना, हाँ, ग्रेवल्स वगैरह होते हैं। और वैसे ही बता चुका हूँ, भाबर प्लेन्स में जो है आपका रिवर ऊपर ना बह के बिल्कुल अंडरग्राउंड बहती है, तो पानी भी नहीं है। ठीक है। देखो, वैसे आपको लगता है ना कि उत्तराखंड में इतनी सारी नदियां, बहुत पानी है हम पे। उत्तराखंड बहुत बुरी तरह से फ्लड हिट है, बेसिकली ड्रॉट हिट है। हमारे जो पहाड़ है वहां पे पानी नहीं है। हमें लगता है कि बहुत पानी उत्तराखंड में है, पहाड़ में नदियां आती है, बाढ़ वगैरह आती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारे जो सेटलमेंट्स है, आप पहाड़ में भी देखना, नदी नीचे रहती है, सेटलमेंट ऊपर है पहाड़ों के ऊपर। ठीक है। तो क्या है, सेटलमेंट ऊपर है, तो एक तो पहाड़ों का सारा पानी रिस्क के नीचे आ जाता है बड़ी बड़ी नदियों में, तो ऊपर जो छोटे मोटे गाड़ गदेरे होते हैं जिसपे विलेज पॉपुलेशन काफी हद तक अपने लाइवलीहुड के लिए रिलाई करती है, वो खत्म हो रहे हैं, सूख रहे हैं। दूसरी बात, जो मॉडर्न मीन्स ऑफ हमारे वो है कि वाटर ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो वाटर तक हम पहले तो पाइपलाइन नहीं पहुंचा पाते ऊपर तक। पाइपलाइन पहुंचा दी तो उस प्रेशर तक वहां तक पानी कैसे पहुंचाए, तो नल तो बहुत जगह पहाड़ों में लगेंगे, उसमें पानी नहीं है, देखेंगे आप तो ये बहुत प्रॉब्लम है। तो वाटर वगैरह की भी बात करेंगे मीन्स के लिए, तो वाटर प्रॉब्लम है भारत में, उत्तराखंड में। ठीक है। तो कुछ नेचुरल फैक्टर थे जिसके कारण हम ये हैं। अगले हमारे पॉलिटिकल फैक्टर कुछ देखेंगे हम। पॉलिटिकल फैक्टर, कुछ पॉलिटिकल फैक्टर बताओ आप क्या हो सकते हैं। ठीक है। जब मैं आपको वैसे बताता हूँ जनरलाइज जब हम पॉलिटिकल फैक्टर की बात करते हैं ना किसी भी चीज में, तो पॉलिटिकल फैक्टर है वहाँ की गवर्नमेंट पॉलिसीज, स्टेबिलिटी है नहीं, वो आती है। उत्तराखंड में बताऊंगा अलग से क्या सीन है। जैसे मैं बताऊं कि मैं पूछूं आपसे कि वेस्ट बंगाल देखो, वेस्ट बंगाल में 1947 में लगभग 80,000 से ज्यादा इंडस्ट्री हुआ करती थी। अब वहाँ 800,000 इंडस्ट्री है। ठीक है। तो वहां पे बहुत बुरा डिग्रेडेशन हो ना इंडस्ट्रियल आउटपुट का। आपको पता है ना, इंडिपेंडेंस से पहले वेस्ट बंगाल देखो इंटेलेक्चुअल, लैंड ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी भी था। सभी बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग, इंडस्ट्री वहां पे थी, एग्रीकल्चर था। तो वहां पे जब अगर हम बात करें कि वेस्ट बंगाल का इंडस्ट्रियल आउटपुट डिक्रीज कर रहा है, तो उसमें पॉलिटिकल फैक्टर हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल फैक्टर में क्या कह सकते हैं हम, कि बेसिकली यहाँ पे एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी रही जो कि हमेशा एक अगेंस्ट रहती है कैपिटलिज्म के। एंड विदाउट विदाउट प्रॉपर कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपके वहां पर इंडस्ट्रियल आउटपुट जनरेट नहीं हो पाया। ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में इकोनॉमी क्यों नहीं बूम कर रही है, क्योंकि पॉलिटिकल फैक्टर बात करूं, अनस्टेबल गवर्नमेंट है। जब देखो वहां पे मिलिट्री कू हो जाता है, ठीक है, आके जनरल बैठ जाता है, एक कभी पीएम बैठेगा तो कोई बनाना डेमोक्रेसी, कभी हटा देते हैं, कभी एक राष्ट्रपति को फांसी में चढ़ा देता है, तो ये सब चीजें। उत्तराखंड में पॉलिटिकल फैक्टर की बात अगर हम करेंगे तो मैं आपको लिखाऊंगा, देखो एक तो हम देखिए कॉलोनियल एरिया। ठीक है। कॉलोनियल एरा में क्या हुआ था कि उत्तराखंड को क्या माना जाता था, उत्तराखंड में माना गया कि यहाँ के लोगों को ज्यादा पढ़ाओ लिखाओ मत। ठीक है। यहाँ पे एजुकेशन में उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा देखो यहाँ के लोगों को पढ़ाती नहीं है, यहाँ के लोग देखो टफ टेरेन में रहते हैं, टफ टेरेन में लोग थोड़ा क्या होते हैं, फाइटर टाइप के हो जाते हैं, लड़ते हैं ना, क्योंकि देखो एक्सट्रीम है तो थोड़ा फाइटर टाइप के हो जाते हैं, टफ टेरेन में रहते हैं। और ज्यादा एजुकेशन नहीं दोगे, जंगलों के बीच में रहते हैं, ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, ज्यादा लोगों से मिले जुले नहीं है, तो बेसिकली अपने मातृभूमि से प्यार करने वाले ऐसे लोग थे, तो उन्होंने कहा इन लोगों को पढ़ाओ मत, इन लोगों को हम सीधा आर्मी में रिक्रूट करेंगे। ठीक है। तो इन लोगों को आर्मी में रिक्रूट किया, तो कॉलोनियल एरा में आर्मी में रिक्रूट हुआ। ये देखो इसका एग्जांपल कि पूरे भारत में केवल उत्तराखंड स्टेट है ऐसा है, उत्तराखंड में दो मंडल है, गढ़वाल कुमाऊं, दोनों का नाम पे रेजिमेंट है, गढ़वाल रेजिमेंट और कुमाऊं रेजिमेंट, मतलब पूरा उत्तराखंड का वो रहा। कभी यूपी में आप नहीं देखोगे ऐसे, महाराष्ट्र में देखोगे, हरियाणा में देखोगे, केवल उत्तराखंड है कि दो मंडल है, दोनों मंडल के नाम पे रेजिमेंट है। तो ये क्यों, कॉलोनियल काल से समझा गया कि इन्हें एजुकेशन नहीं देते, इन्हें हम फौज में डालेंगे। और फौज में डालने के कारण क्या हुआ, एजुकेशन में ध्यान तो दिया नहीं, तो यहाँ पे इंडस्ट्री एग्रीकल्चर वगैरह नहीं हुआ, सारे के सारे फौज में चले गए। अभी तो ये भी देखो ना, आज भी देखो आप कि एक उत्तराखंड में लोगों का एक पूरा मिलिट्री इतिहास रहा है। ठीक है। दादा परदादा ये सब
कोई ना कोई किसी को भी उठाना, उसकी फैमिली में, नियर फैमिली या एक्सटेंडेड फैमिली में काफी लोग आर्मी वगैरह में आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो क्या किया अंग्रेजों ने, कॉलोनियल एरिया में उन्होंने एजुकेशन वगैरह से दूर रखा अपने फायदे के लिए, और इस कारण हमारे एरिया का डेवलपमेंट नहीं हो पाया। ठीक है, तो और इसके बाद देखो, अब हम बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस की। पोस्ट इंडिपेंडेंस में हम किसका पार्ट बने, किस स्टेट में थे हम, उत्तर प्रदेश। मैं आपको पहले बता चुका हूं, उत्तर प्रदेश में जब हम थे तो हिली डिस्ट्रिक्ट को एक बोझ माना जाता था कि भाई देखो मिनरल्स तो कुछ मिलते नहीं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एग्रीकल्चर तो हो नहीं रहा है, इंडस्ट्री तो है नहीं, सर्विस तो कुछ सेक्टर में कंट्रीब्यूट कर नहीं रहा है, तो हम अपने प्लेन इलाका का पैसा इन इलाकों में क्यों लगाएं। तो ऐसे ही छोड़ दिया गया। मैंने आपको उत्तराखंड स्टेट सेपरेशन मूवमेंट में पढ़ाया था ना कि यहाँ पे जो अधिकारी होती थे उनके लिए एक पनिशमेंट पोस्टिंग होती थी कि कुछ नहीं कर रहा है, जाके पौड़ी भेज दो, पिथौरागढ़ भेज दो, चंपावत भेज दो, क्या करेगा आदमी यहाँ पे, कुछ नहीं कर रहा बेचारा। ठीक है, तो इस कारण भी ये एरिया हमारा अंडर डेवलप्ड रहेगा। क्लियर समझ आ रही है। तो मैं आपको अलग अलग फैक्टर में दिखा रहा हूँ इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, तो अगर आपको मेंस में या प्री में भी अगर पूछते हैं तो आप पिन पॉइंट करके बिल्कुल एग्जैक्ट बता सकते हैं। ठीक है, तो इस पे लिखिएगा पॉलिटिकल फैक्टर में लिखना पहला पॉइंट, ड्यूरिंग colonial era, during colonial era, UK was kept devoid of education. UK was kept devoid of education so that people of this region, could be recruited to the army establishment. Lack of proper education, and insufficient skill development initiatives kept this region underdeveloped. ठीक है, तो अंग्रेजों ने क्या किया आपको बताइए कि उन्होंने कहा क्या कि बेसिकली हमारा पूल है, यहाँ से उठा के मिलिट्री में फेंकते रहेंगे लोगों को, पढ़ा लिखा मत, क्योंकि अगर पढ़ लिख गए तो कहीं कोई एग्रीकल्चर करेगा, कोई इंडस्ट्री खोलेगा, कोई अच्छी जॉब में जाएगा, तो हमारे पास बड़ा पूल जो है जिसे हम अपनी आर्मी में रिक्रूट करते हैं वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट लिखना, इन पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। ठीक है, दोनों हम इसके लिख रहे हैं, बेसिकली पॉलिटिकल फैक्टर लिख रहे हैं। इन पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा hilly districts were seen as extra baggage over UP's economy. Extra baggage over UP's economy. आगे लिखना, hence any special scheme or policy, any special scheme or policy for the development of this region were not made. Any special scheme or policy for the development of this region were not made, keeping this region underdeveloped. क्लियर है। तो पॉलिटिकल फैक्टर में हमने दो देख लिया, हमने कॉलोनियल एरा में भी देखे कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने कैसे हमें डिस्कार्ड कर रखा था, और पोस्ट 1947 में तो हम पहले से ही देखो उत्तराखंड स्टेट सेपरेशन मूवमेंट में मैंने आपको इकोनॉमिक फैक्टर लिखा रखे हैं कि हमने क्यों एक स्टेट सेपरेशन मूवमेंट के लिए हमने मांगे रखी। ठीक है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, रोजगार नहीं है हम पे, ठीक है, इंडस्ट्री डेवलपमेंट नहीं, एग्रीकल्चर के बुरे हाल है, तो सब यूपी के उस टाइम था। ठीक है, अगला लिखेंगे हम सोशल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं।
सोशल फैक्टर्स क्या है कि हम अंडर डेवलप्ड रह गए। बताओ क्या हो सकते हैं सोशल फैक्टर्स कि हम डेवलप नहीं कर पाए उत्तराखंड एज होल। सोशल फैक्टर इज रिलेटेड टू सोसाइटी। अब बताओ क्या। अनएजुकेशन कह सकते हैं, अवेयरनेस कम है सोसाइटी में, अनअवेयरनेस ठीक है, अवेयरनेस कम है, एजुकेशन कम है। कास्ट तो इतना ज्यादा नहीं है पर हाँ ठीक है, और भी सोशल स्ट्रक्चर। सर देखो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन में भी। लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन भी ठीक है। क्लैश बिटवीन कुमाऊं गढ़वाल इतना ज्यादा हद तक नहीं है। ये ना लोगों के अंदर थोड़ा है क्लैश बिटवीन कुमाऊं गढ़वाल, लेकिन एक सम्मिलित रूप से उत्तराखंड के डेवलपमेंट के लिए काम कर लेते हैं। ठीक है, अंदर ही अंदर करेंगे वो। देखो गढ़वाली कुमाऊनी जो भी उत्तराखंड के लोग हैं ना प्रॉपर यहाँ पे इनिशियल बोलने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन है तो बड़े डरपोक लोग होते हैं। हम लड़ाई झगड़े नहीं करते, हम दूर दूर से करते हैं कि भाई पीठ पीछे बोल देंगे थोड़ा बहुत, ऐसे गुस्सा वाली बात नहीं है, तो चलता रहेगा। थोड़ा क्लैशेस है पर इतना प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ सोशल फैक्टर्स में आपका आता है सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है, देखो सोशल स्ट्रक्चर में हम क्या क्या बात कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि देखो हमारा सोसाइटी क्या है, ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी है। उत्तराखंड बड़ा ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी है। इसीलिए आप देखना, आप लोग उत्तराखंड, आप उत्तराखंड से कहाँ से हैं आप? मथुरा से। यहाँ पे आप लोग भी मेन उत्तराखंड के लोग कम है, पहाड़ के लोग कम होंगे आप लोग में। तो देखो पहाड़ में क्या होता है, ऑर्थोडॉक्सी बहुत है। ऑर्थोडॉक्सी बहुत क्या है कि बेसिकली ये पुराने ट्रेडिशंस को ज्यादा चलते हैं। ठीक है, जो चला रहा है वो चला रहा है, नई चीजों का अडेप्ट नहीं कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसके लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स सोसाइटी बन चुकी है। हार्ड कोर रिलीजियस बिलीफ्स है। ठीक है, अब तो फिर भी ठीक है हाल है, वरना कुछ टाइम पहले, कुछ दशकों पहले तो ऐसा होता था कि बुखार उखार आता था किसी को, डॉक्टर पे जाके किसी उस पे देवता वेवता जाते थे कि चलो भूत चढ़ गया, छल लग गया, ये हो गया वो हो गया। हाँ विभूति वगैरह ये सब तो हमारे यहाँ थे अभी। अब तो इतना नहीं है। अभी भी है। अभी भी है, इतना ज्यादा हद तक नहीं है, क्योंकि अब क्या है देखो, थोड़ा हॉस्पिटल वगैरह हर जगह खुली गए हैं। ठीक है, लेकिन फर्स्ट छोटी मोटी चीजें अब देखो, ये चीजें होती हुई गाँव में तो भूत भुताड़े बहुत इजीली लग जाएंगे, आप जाओ कभी पता नहीं चलता क्या हो रहा है। तो ये सब चीजें मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो तब भी ठीक है। तो ये चीजें होती है, तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यही रहा करती थी उससे। उससे ऊपर हार्डकोर रिलीजियस प्रैक्टिसेस हम फॉलो करते हैं। और ये भी देखो आप लोग कि हम लोग क्या है, हम अपने एंसेस्ट्रल लैंड से बहुत ज्यादा जुड़ाव महसूस करते थे कि अपने जो पूर्वजों की जमीन है, पूर्वजों की खेती हमें आगे कंटिन्यू करनी है, ऐसे कुछ बेचना नहीं है, कुछ नहीं करना है। इन कारणों के कारण एक व्यक्ति जो बाहर जाकर डेवलप कर सकता था वो गांव का गांव में ही रह गया। गांव में आपको पता है प्रॉपर एजुकेशन नहीं थी, स्किल डेवलपमेंट टेक्निक्स नहीं दी जाती थी, वोकेशनल ट्रेनिंग नाम की कोई चीज नहीं थी। तो इस ऑर्थोडॉक्सी के कारण और जो रिलीजियस हार्डकोर बिलीफ आप मान रहे हो उसके कारण, एक जो मॉडर्न लाइन ऑफ स्ट्रीम होती है ना, जहाँ पे मॉडर्न एजुकेशन में आपको क्या सीखने को मिलता है, आपको देखो अवेयरनेस आता है यहाँ से आपको। अगर आप मॉडर्न एजुकेशन करोगे आपको अवेयरनेस आएगी। ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी क्या क्या चीजें हो रही है। ठीक है, आपको मॉडर्न साइंसेज या मॉडर्न टेक्निक्स के बारे में पता चलेगा। तो ये सब चीजें हमारी सोसाइटी में नहीं आ पाई, जिसकी वजह से ये पिछड़ गए। क्लियर है? इसमें एक पैराग्राफ लिख लेना, लिखना ड्यू टू ऑर्थोडॉक्सी, ड्यू टू ऑर्थोडॉक्सी एंड lack of modern education, ठीक है, ड्यू टू ऑर्थोडॉक्सी एंड लैक ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, people of this region, people of this region, people of this region lacked in lacked in awareness, lacked in awareness, information and modern technology. इंफॉर्मेशन। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ठीक है, अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। आगे लिखना, people of this region, people of this region remained strict, remained strict to age old
रिमेन्ड, स्टिक लिख दो, ग्लूड लिख दो, कुछ भी लिख दो, स्टिक ग्लूड लिख लो, GLUED, STICKED, स्टिक्ड, ठीक है। People of this region remained strict to the age-old traditional practices, age-old traditional practices, comma, patriarchy, and love for their ancestral land, This created a complex social structure in this region. This created a complex social structure in this region, which proved to be a hindrance, obstruction, proved to be a hindrance in the path of development. In the path of In the path of development. ठीक है, तो हमने देखा सोशल स्ट्रक्चर काफी ऑर्थोडॉक्स है, हमारा ट्रेडिशन चला आ रहा है, तो यहाँ पे नहीं था। ठीक है, तो हमने कौन कौन से फैक्टर देखे, नेचुरल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर और सोशल फैक्टर। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर, ठीक है। अब देखो इसमें मैं आपको क्या बताऊंगा, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एग्रीकल्चर की, ठीक है, जो मैं आपको बता ही चुका हूं पहले, इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे देखो हमारा टफ टेरेन है, यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है, अच्छे हमें पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड नहीं मिलते, टेक्निकल नॉलेज नहीं है, फाइनेंशियल एड नहीं मिल पाती, मार्केटिंग टेक्निक नहीं है, कोल्ड स्टोरेज वगैरह जैसी चीजें नहीं है। इस पूरे के कारण क्या है, हमारी एग्रीकल्चर काफी अंडर डेवलप्ड रही है। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे। दूसरा हम देखेंगे इंडस्ट्री। इंडस्ट्री सेक्टर क्या हमारा, इंडस्ट्री सेक्टर भी अंडर डेवलप्ड है। क्यों, कुछ ही मैदानी इलाकों पर इंडस्ट्रीज डेवलप्ड है, बाकी नहीं डेवलप है। क्यों, क्योंकि देखो गवर्नमेंट की जो पॉलिटिक्स होती है, सॉरी, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, जो उनकी स्कीम्स है, वो कहीं ना कहीं से कंप्लीमेंट नहीं कर पा रही है, कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, कुछ भी चल रहा है, कैसे भी चल रहा है। ऊपर से जो हमारे यहाँ पे उत्तराखंड में होता है, उत्तराखंड में अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं था। तो अगर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, तो आपकी हैवी मशीन ऊपर नहीं आ सकती है, पहाड़ों में नहीं आ सकती, तो इंडस्ट्री डेवलप नहीं होगी। ठीक है, और अगर हैवी मशीनरी आ भी गई है, तो इंडस्ट्री के लिए क्या चाहिए होता है, रॉ मटेरियल चाहिए होता है। आपको रेगुलर सप्लाई चाहिए रॉ मटेरियल की, इंडस्ट्री से प्रोसेस करेगी और उसका फिनिश गुड को वापस मार्केट भेजना पड़ेगा। तो आपको बहुत फास्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन चाहिए, जो कि उत्तराखंड में नहीं थे। अब हम रेलवे लाइन बना रहे हैं ना ऊपर बद्रीनाथ केदारनाथ के लिए, तो अब थोड़ा इंडस्ट्री थोड़ा डेवलप होने शुरू हो जाएगी। ठीक है, ऊपर से यहाँ पे लोगों को पैसा भी नहीं था, लोगों को पैसा नहीं है तो सरकार पे पैसा नहीं है, और सरकार में पैसा नहीं है तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कौन करेगा। तो इसके कारण इंडस्ट्री यहाँ पे काफी अंडर डेवलप्ड रहेगी। सर्विस सेक्टर में हम नहीं कहूंगा, सर्विस सेक्टर में हम देखेंगे बाद में, टूरिज्म वगैरह सेक्टर लग कराऊंगा मैं। इसके अलावा देखो गवर्नमेंट पॉलिसी। ठीक है, गवर्नमेंट जब भी पॉलिसी बनाता है ना, दो तरीके की पॉलिसी हम बनाते हैं, टॉप टू बॉटम अप्रोच, बॉटम टू टॉप अप्रोच, पता है आपको, थोड़ा आइडिया है। गवर्नमेंट पॉलिसी जो बनती है, एक मतलब वैसे आप पढ़ोगे ऐसे इकोनॉमिक्स बाद में, इकोनॉमिक्स हो गया आपका थोड़ा बहुत अभी, कहाँ पहुंचे अभी, अच्छा स्टार्ट नहीं हुआ, अच्छा ठीक है, चलो इकोनॉमिक्स वैसे प्रीवियस पूछते भी नहीं उत्तराखंड में, बेसिक पढ़ लेता हालांकि थोड़ी बहुत। ठीक है, देखो टॉप टू बॉटम क्या होता है, मैं न्यू दिल्ली में बैठ के आपके लिए पॉलिसी बना रहा हूँ, एक बोलते हैं ना वन साइज फिट्स ऑल, कि मैंने बना ली पॉलिसी। मैंने जो पॉलिसी बनाई वो उत्तराखंड के हिल्स के लिए भी अप्लाई हो रही है, लखनऊ के प्लेन एरिया के लिए अप्लाई हो रही है, थार डेजर्ट के लिए अप्लाई हो रही है, वेस्टर्न घाट के लिए भी अप्लाई हो रही है। ठीक है, लेकिन देखो प्रॉब्लम क्या है, वेस्टर्न घाट में कुछ और जरूरतें हैं, थार वेस्टर्न घाट में क्या है, बारिश पानी बहुत होता है, पानी है वहां पे, तो वहां पे पानी है। ठीक है, तो वहां पे ऐसी पॉलिसी नहीं बनाओ कि पानी चाहिए। अब आपको पानी कहाँ पे चाहिए, थार डेजर्ट में, तो वहां पे आपकी पॉलिसीज बनाओ कि इन्हें पानी दो। लेकिन सरकार बैठ के सेंटर में बैठ के टॉप टू बॉटम कि सबके लिए एक पॉलिसी बना दी कि सबको 20 लीटर पानी मिलेगा। वेस्टर्न घाट को नहीं चाहिए 20 लीटर पानी, थार डेजर्ट को 100 लीटर चाहिए। समझ रहे हो बात को। तो ये क्या है, जो लोकल नीड्स होती है उसके हिसाब से पॉलिसी नहीं बनती, तो ये होती है टॉप टू बॉटम अप्रोच कि भैया
ऊपर से पॉलिसी बना दी, नीचे जाके जो इम्पैक्ट होगा देख लेंगे। दूसरी होती है बॉटम टू टॉप। बॉटम टू टॉप में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हमारी, वो क्या वहीं पे रह के पॉलिसी बना रहे हैं, वहीं पे रह के इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपनी नीड्स और डीड्स के हिसाब से। तो यहाँ पे बॉटम टू टॉप अप्रोच हमारी उत्तराखंड में चाहिए कि भैया जो भी हमारी जरूरत है हमें नीचे ही प्लान करने दो, हम आपको ऊपर इत्तला कर देंगे, आप फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस लेके हम पे पहुंचो, हम अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि उत्तराखंड में किसी गांव में, पहाड़ के किसी गांव में, ठीक है, आप पहाड़ के किसी गांव में जाओ, अरे किसी प्लेन इलाके, देहरादून के किसी गांव को उठाओ प्लेन में, दोनों की जरूरत है लोगों की। ठीक है, अब हमारे उत्तराखंड में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, वो बोले कि सभी गांवों की समस्या एक जैसी है, तो हम क्या करेंगे कि हम सभी गांवों की समस्या के लिए एक स्कीम बनाते हैं कि सबको लाइट दो। अब देहरादून के लगभग 90-95% गांव में लाइट होगी, पहाड़ में 20-25% लाइट होगी। ठीक है, तो बजट ज्यादा कहाँ जाना चाहिए, पहाड़ में, लेकिन बजट कहाँ दे देंगे हम, प्लेन्स में ज्यादा, क्योंकि प्लेन्स में पॉपुलेशन ज्यादा है। ठीक है, तो ये होती है बॉटम टॉप, ये होती है टॉप टू बॉटम। बॉटम टॉप में क्या होगा कि आपने देखा है कहाँ पे किसकी ज्यादा जरूरत है। मुझे पता है कि पहाड़ों में पॉपुलेशन भले ही कम है, लेकिन वहां पे 25% एरिया में लाइट है, मुझे 75% में लाइट देनी है, और यहाँ प्लेन इलाके में 10% में मुझे लाइट देनी है। दूसरी बात मैं देखूंगा कि पहाड़ों में लाइट पहुंचाने का खर्चा कंपेयर टू प्लेन इलाका ज्यादा होता है, क्योंकि ज्यादा आपकी चीजें लगेंगी, ज्यादा लाइन लगेंगी। स्कैटर्ड हाउस होल्ड है बेसिकली, तो एक घर अगर एक पहाड़ के ऊपर है तो वहां अलग लाइन जाएगी, दूसरा उस पहाड़ के ऊपर तो वहां अलग लाइन जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा बॉटम टॉप अप्रोच में, मैं इस हिसाब से पैसे को डाइवर्ट करूंगा कि जो पहाड़ के एरिया में 70% बजट वहां दे रहा हूँ, 30% में प्लेन इलाकों में दे रहा हूँ। ये बॉटम टॉप अप्रोच होती है। तो बेसिकली हमारे उत्तराखंड में टॉप टू बॉटम अप्रोच भी गया, वन साइज फिट ऑल कहा कि भाई जो सेंट्रल न्यू दिल्ली से स्कीम बन रही है या फिर लखनऊ से स्कीम बन रही है वो इंप्लीमेंट कर दी गई, हालांकि हमें उनकी जरूरत नहीं थी। तो इसका क्या तरीका है कि बॉटम टू टॉप अप्रोच होगा। ठीक है, तो इन इकोनॉमिक फैक्टर में इससे बात करेंगे। क्लियर है आप लोगों ने? तो लिखना इकोनॉमिक फैक्टर में, लिखना पहला पॉइंट लिखते हैं, एक्सेप्ट देहरादून यूएसएन एंड हरिद्वार, एक्सेप्ट देहरादून यूएसएन एंड हरिद्वार, most of the soil in Uttarakhand, most of the soil in Uttarakhand comes under hilly terrain, comes under hilly terrain, which is generally unfertile, which is generally unfertile, is generally unfertile and unirrigated. In addition, lack of, in addition, lack of technical knowledge, lack of technical knowledge, comma, lack of financial assistance, lack of technical knowledge, lack of financial assistance, comma, lack of marketing and storing capacity, Lack of financial assistance के बाद lack of technical aid, lack of financial assistance, ठीक है, lack of क्या लिखा है मैंने अभी, lack of marketing and storing capacities, and unscientific methods of farming, unscientific methods of farming have negatively impacted agriculture in this region, have negatively impacted agriculture in this region. क्लियर है? तो एग्रीकल्चर के सारे कारण है, देखो जब मैं आपको रेमेडीज लिखाऊंगा तो सारे कारण हम कैसे दूर करेंगे इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर के दिखते हैं, अगर अगला पॉइंट लिखना इंडस्ट्री के बारे में लिखेंगे हम, इसमें लिखना सेकंड पॉइंट में, इंडस्ट्रियल सेक्टर इन उत्तराखंड इज अंडर डेवलप्ड, industrial sector in Uttarakhand is underdeveloped because of lack of innovative policies in the sector,
because of lack of innovative policies in this sector. Lack of innovative policies in this sector. आगे लिखना, UK have sufficient forest reserve. UK have sufficient forest reserve, comma, water reserve, forest reserve, comma, water reserve, and mineral reserves, and mineral reserves, but Mineral? yet, and mineral reserves, but yet not much industrial sector units, but yet not much industrial units are set up based upon these resources, but yet not much industrial units are set up based upon these resources. आगे लिखना, lack of capital investment, lack of capital investment, comma, lack of proper infrastructure, lack of proper infrastructure, comma, inadequate skill development initiatives, inadequate skill development initiatives, and improper marketing facilities, also adds to the economic backwardness of industries in Uttarakhand. Also adds to the economic backwardness of the industries in Uttarakhand. ठीक है, क्लियर हो रहा है आप लोगों को? देखो कुछ भी आपको जो मेंस लिखोगे ना आप लोग, कभी यूपीएससी या पीसीएस किसी भी लिखोगे ना, कुछ चीजें बहुत जनरलाइज होती है कि इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लम है, एग्रीकल्चर में क्या प्रॉब्लम है, ये एज इट इज उठा के उत्तराखंड में डाल दो। ठीक है, आप लोगों को ना बहुत इजी हो जाएगा काम। आपको ये लगता होगा ना कि सब चीजें पढ़नी पड़ती है, आपको अप्लाई करनी पड़ती है। अगर आपने इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर पढ़ा है, बाद में ज्योग्राफी में आपने इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा है कि भारत में एग्रीकल्चर की क्या प्रॉब्लम है, इंडस्ट्री सेक्टर की क्या प्रॉब्लम है, इन्हें रेक्टिफाई कैसे करेंगे, एज इट इज उठा के आपको उत्तराखंड के सिनारियो पे उसे इंडिकेट कर देना है। ठीक है, ऐसी मैंने आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाया था कि ज्योग्राफी आपने जो होल पढ़ ली, उसकी इंप्लीमेशन आप इंडियन ज्योग्राफी में कर दो और इसकी इंप्लीमेशन उत्तराखंड में कर दो, सब चीजों में जवाब मिल जाएंगे आपको। क्या इंडस्ट्री क्यों नहीं हो रही है, क्या करना चाहिए, एग्रीकल्चर क्यों नहीं हो रहा है, क्या करना चाहिए, ये मार्केटिंग स्टोरिंग कैपेसिटी, ये सब क्या है, इंडिया की प्रॉब्लम है। मैं उत्तराखंड में अप्लाई कर रहा हूँ बेसिकली, क्योंकि एज इट इज यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है। अगर हम ये चीजें ठीक कर देंगे तो हमारा एग्रीकल्चर आउटपुट, इंडस्ट्रियल आउटपुट सब बढ़िया हो जाएगा। क्लियर इतना यहाँ तक? ठीक है, तीसरे आपका पेपर हो गया, पेपर नंबर 2 हो गया आप लोगों का? हुआ? कितने क्वेश्चन थे? 100 क्वेश्चन थे। कैसे, क्या कितना है तुम्हारे नंबर? नहीं है अभी तक बताया नहीं है, फिर तुम नहीं बता रहे हो? अच्छा कल ही हुआ, कैसे हुआ? ठीक ठाक, बेकार, अच्छा, बहुत अच्छा। कैसा था पेपर, इजी टफ? अच्छा अच्छा, पूरी जीएस नहीं पढ़ी थी इसलिए दिक्कत थी। आप लोगों का क्या क्या खत्म हुआ है अभी? एंशियंट चल रहा है, मॉडर्न खत्म हो चुकी है आपकी, चल रही है मेंस में चल रही है ना, तो एक ही चीज है, मेंस की मॉडर्न भी प्री में आएगी, तो मतलब चल रही है तो। हाँ, तुम्हारा मिडिवल छूटा, अभी एंशियंट चल रहा है, एंशियंट में कब पहुंचे हो? महाजनपद हो गए, वैदिक टेक्स्ट हो गए, राम ऋग्वेद सामवेद वगैरह सब हो गया, महाजनपद खत्म हो गया। ठीक है, मॉडर्न स्टार्ट हो गया। ठीक है, एंशियंट तुम्हारा चल रहा है, मॉडर्न तुम्हारा चल रहा है, मिडिवल रह रखा है, पॉलिटी तुम्हारी खत्म होने वाली है शायद। तुम लोग 20 से आए होंगे ना? अरे तो वो प्रॉब्लम है तुम लोगों के लिए, चलो ठीक है। कहाँ से आए थे तुम लोग?
पार्लियामेंट से आए थे? अच्छा, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, ये सब रह गया तुम्हारा, पार्लियामेंट से ज्वाइन किया? अब प्री वाला चल रहा है तुम्हारा बैच, उसमें सब पढ़ रहे हो? कहाँ पहुंचे उसमें? डीपीएसपी के आसपास हो? अच्छा, ज्योग्राफी, फिजिकल स्टार्ट, इंडियन तो हमने की है शायद। हाँ, वो करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी तुम्हारी कंप्लीट होगी, मैं 7-8 क्लास में लूंगा दोबारा, इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे तुम्हारे। हाँ, अगले हफ्ते में देखता हूँ टाइम कितना है मेरे पास, मैं एक तुम्हारी 7-8 क्लास लेके इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे, और बाकी एनवायरनमेंट वगैरह ठीक है। एनवायरनमेंट प्री में आता भी नहीं ज्यादा, ठीक है, तो एनवायरनमेंट के ज्यादा लोड मत लो। देखो, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी है, साइंस बहुत छोटे टॉपिक है, वो 5-5, 6-6 क्लास में खत्म हो जाएंगे, ठीक है। हाँ नहीं, बहुत छोटे टॉपिक है ना, उसमें ज्यादा आता ही नहीं है। देखो, ज्यादा ध्यान तो देखो मैं बता चुका हूँ, अगर आपका उत्तराखंड, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, ये 4 सब्जेक्ट स्ट्रांग है ना, आपका सिलेक्शन हो सकता है इसमें केवल। उत्तराखंड के देखो 50 क्वेश्चन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के कम से कम 100 में से 30 क्वेश्चन तो आएंगे, कम से कम बता रहा हूँ आपको, 80-85 क्वेश्चन इतने सारे, ठीक है। तो अगर ये समझ रहे हो बात को, उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड हो गया, 50 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। हिस्ट्री बचा, इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन 3 से मेजर पोर्शन आएगा तुम्हारा, बहुत मेजर, 40 क्वेश्चन मान लो इससे, 30 से 40, 100 क्वेश्चन बच रहे हैं ना, 100 में से 30-40 इन 3 सब्जेक्ट में से आएंगे। बाकी बचे ही क्या, आपके करंट अफेयर्स वगैरह हो गया, आपका बेसिक डे टू डे नॉलेज हो गया, साइंस हो गया। अरे वो क्वेश्चन ऐसे नहीं होते ना कि सब्जेक्ट के, वो मिसलेनियस मान लो, अब पूछ लेंगे आपसे कि रोड बन रही है, उसमें चारकोल जो पड़ता है उसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है, या फिर आपकी सनलाइट आ रही है, ओजोन लेयर क्या, किससे जोड़ती है, किससे बचाती है। तो ये डे टू डे लाइफ होती है कि ये आपका ये है ना, सीएफएल, सीएफएल पर परफॉर्म किया है, इसके अंदर कौन सी गैस होती है, या फिर जब भूकंप आता है तो कौन सी गैस आपकी क्रस्ट से निकलनी शुरू हो जाती है, ठीक है, या फिर किस में आपके, किस लेवल पे आपका वो ऑरोरा बोरेलिस, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस सुना होगा आप लोगों ने, किस, अच्छा, किस लेयर में आपकी बनती है, क्यों बनती है, ठीक है। हाँ तो ये हाँ तो ये सब चीजें, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है, ठीक है, बार बार रिपीट होते रहते हैं, ठीक है, तो ये सब चीज। सर हाँ बोलो। सर आपके नोट्स के अलावा कोई ऐसे सोर्स हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, मतलब जिसको कंसिडर करना चाहिए उत्तराखंड के लिए? देखो, उत्तराखंड के लिए ना आप लोग, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बना लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की किताब लो, और जितने हो सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, है, लिसन मत पढ़ो। सर मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग क्या करो, जितने हो सकते हैं टेस्ट सीरीज करो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, या फिर जो मार्केट में टेस्ट मिल रहे हैं ना आपको, प्रीवियस ईयर पेपर, उसे सॉल्व करना शुरू कर दो बैठ से। उत्तराखंड पीसीएस में अधिकतर क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, बाकी पीसीएस के, हर पीसीएस के, हर पीसीएस में अधिकतर क्वेश्चन रिपीटेड ही होते हैं, ठीक है। तो सब आप पर्टिकुलर किसी पब्लिकेशन की या फिर कोई सी भी? देखो, अगर उत्तराखंड की आप देख रहे हो तो मिशन उत्तराखंड की देख लो, एक पब्लिकेशन है मिशन उत्तराखंड। हम्म, नूर, नूर तो नहीं पढ़ी मैंने, वो तो नहीं पढ़ी मैंने, मिशन उत्तराखंड के लिए पूछ रहे हो आप? मिशन उत्तराखंड अच्छी है, मैं तो कब पढ़ता था यार, अब तो कहाँ पढ़ी, अब तो मैं खुद ही वो बना दूंगा क्वेश्चन तो बैठ के, अब मैं पढ़ता नहीं हूँ ज्यादा, अब मैं बस पेपर देने चले जाता हूँ, ठीक है। तो मिशन उत्तराखंड की पढ़ लो, और बाकी सब्जेक्ट के लिए घटना चक्र आती है, घटना चक्र पढ़ी आप लोगों ने? घटना चक्र पढ़ी आप लोगों ने? अगर आप पे ज्यादा टाइम नहीं है, घटना चक्र पढ़ लो, उसमें क्वेश्चन आंसर भी होता है, थोड़ा समरी भी होती है, अच्छी चीज है पीसीएस निकालने के लिए। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस भी ले लो, ठीक है, सबके अलग अलग। देखो यूपी वाले तो है ना, ये वन साइज फिट ऑल है, घटना का चक्र तो यूपी वाले ऐसे लेके बैठते हैं, तकिए के नीचे उठाई फिर पढ़नी शुरू कर दी, वैसे सब पूरे नहीं सर आते, हर ये हिंदी हिंदी में होती है घटना चक्र? घटना चक्र इंग्लिश में भी होती है शायद, होती है, ओके। इंग्लिश में भी होती है घटना चक्र, ठीक है। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब क्या है, अंतोदगत में आपको रिजल्ट बताता हूँ कि आप लोग पढ़ाई में थोड़ा सीरियस हो जाओ, ठीक है। आप देखो सीरियसनेस का लेवल देखो ना, बातें चल रही है, मैं समझा रहा हूँ, वहां बातें ही खत्म नहीं होती, तो थोड़ा कैजुअल एटीट्यूड छोड़ो और सीरियस तक हो जाओ, ठीक है, क्योंकि 1-1.5 महीना बचा है, कितना बचा है, जून शुरू हो गया ना, मई, जून, ऐसे जून भी शुरू हो जाएगा, यही तो सीखती मेरी, कि जैसे अप्रैल गया ना वैसे ही मई भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो हम एक फैक्टर और लिख लो, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बता दी ना, गवर्नमेंट पॉलिसी बता रहा हूँ, नहीं खत्म कर लेते थे, ठीक है, मैं बता रहा हूँ गवर्नमेंट पॉलिसी में बताया था आपको, टॉप टू बॉटम अप्रोच पे आधारित थे हमारा विकास अभी तक, इसे बॉटम टू टॉप करना चाहिए हमें। देखो
एक होता है ना ग्राम केंद्रित विकास, मतलब आपका डेवलपमेंट आपका सेंटर्ड होना चाहिए विलेज में। गांधी जी कहते थे ना कि अगर आपको भारत का विकास करना तो आपको ग्रामों का विकास या विलेज का डेवलपमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि विलेज बेसिकली वो इंजन है जो कि पूरे भारत को खींचेंगे। ठीक है, तो वो बॉटम टू टॉप अप्रोच होती है। तो लिखना इस बारे में, गवर्नमेंट प्लानिंग which was based on top to bottom approach। तो गवर्नमेंट प्लानिंग थर्ड पॉइंट है ना इकोनॉमिक में, गवर्नमेंट प्लानिंग which was based on top to bottom approach which was based on top to bottom approach did not bring did not bring did not bring fruitful result did not bring fruitful result। आगे लिखना, development of this region became unbalanced where plain areas where in plain areas there was maximum benefit, where in plain areas there was maximum benefit, whereas in hilly areas no benefits were received। आगे देखना, therefore for the development of this region as a whole bottom to top approach must be adopted। Bottom to top approach must be adopted, emphasizing on sectoral development, बेसिकली हर सेक्टर के लिए अलग स्कीम बनाओ, emphasizing on sectoral development। आगे लिखना, separate policies shall be made for plain as well as hilly region। Separate policies shall be made for the hilly and plain region, keeping in view needs of this region। ठीक है, बेसिकली हिल्स के लिए अलग बनाओ, प्लेन के लिए अलग बनाओ, सेक्टर टू सेक्टर डेवलप करो। वहां पे ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए तो ऐसे नहीं एक स्कीम पूरे उत्तराखंड को डेवलप कर देगी। हिल्स के लिए अलग, प्लेन के लिए अलग, हिल के लिए भी एग्रीकल्चर में ज्यादा, जैसे हिल में अगर आपको एग्रीकल्चर करना है ज्यादा पैसा वहां दो, हरिद्वार में आपका एग्रीकल्चर हो जाएगा, पानी बहुत है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके आपको डेवलप करनी है। क्लियर आप लोगों को? तो बेसिकली हमने कुछ रीजन देखे इकोनॉमिक बैकवर्डनेस यूपी के लिए, नेचुरल, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक। ठीक है, कल इसकी रेमेडीज करेंगे और उसके बाद चैप्टर को और आगे करेंगे। मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था क्या होती है, कहाँ पे कौन सा सेक्टर है, इंडस्ट्री हमारी डेवलप्ड है, सिटकल वगैरह क्या क्या होता है। ठीक है, तो हम 2 या 3 क्लास में मैक्सिमम में इकोनॉमिक्स खत्म कर देंगे, आर्ट एंड कल्चर शुरू करेंगे। ठीक है, चलो आज इतने करते हैं, थैंक यू, मिलते हैं सर कल। एक क्वेरी थी सर। सर बोलो। करंट अफेयर्स की ईयरली बुक कौन सी है? सारी हिंदी में ही अवेलेबल है, इंग्लिश के वर्जन से आप बता देते। देखो करंट अफेयर्स की लेनी है तो वैसे मैं विजन रिकमेंड करता हूँ, अगर आप यूपीएससी पढ़ लो, पीसीएस कर रहे हो तो दृष्टि की आती है वो ले लो आप। ठीक है, दृष्टि की ईयर वाइज आती है, एनुअल एडिशन, वो ले लो आप, उससे काम चल जाएगा, पीसीएस के लिए चल जाता है उससे। सर उत्तराखंड के ये आती है दृष्टि के एनुअल ईयर वाइज? उत्तराखंड की एक पब्लिकेशन है, मैं आपको पहले भी लिखाई है, ग्रीन टर्न पब्लिकेशन। ठीक है, ग्रीन टर्न पब्लिकेशन, तो इसकी आप ले सकते हो, उत्तराखंड के लिए ले सकते हो इसकी ग्रीन टर्न पब्लिकेशन की। या मैंने आपको बताया था सूचना आयोग में उत्तराखंड सरकार एक बुकलेट जारी करती है, पूरे साल की उसकी स्कीम्स होती है, अचीवमेंट्स होती है, पॉलिसीज होती है। तो अगर सूचना आयोग
आप पता कर लो, अगर मिलता तो ठीक है, तो वहां मिल जाएगी आपको, ठीक है। मिनिस्ट्री में बता ना, सूचना ओके आयोग क्या हो रिंग रोड में, तो अगर आपको किसी को चाहिए होगी मेरे पास है, फोटोस्टेट करा लेना, और वहां मिल जाती है किताब, कलर्ड है पूरी वो, ठीक है। और कोई डाउट किसी को? ओके। सुदर्शन चाय ऑप्शन, सुदर्शन चाय ने बेचे थे आपने ना, उसने सोने का मुकुट, सोने का शासन वगैरह सब बेच दिया था उसने, ठीक है। सुदर्शन चाय याद है आप लोगों को? सुदर्शन चाय हरिद्वार में था, अंग्रेज के कैप्टन हेडसे से हेल्प लेने गया था, तो हेडसे तो उसने कहा था ना कि इतने रुपए में, कितने तो 21 रुपए, 1100 रुपए की आपको हरिद्वार परगना वगैरह में सब दे दूंगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत उसने फोर्स फॉस्टर करने के लिए, जब प्रथम शाह मर गए थे ना, सुदर्शन शाह ने क्या किया था, इसका वो होता था क्या, बेसिकली इस पे इतने सोने का सिंहासन मुकुट वगैरह सब बेच दिया था। और इसकी हेल्प की थी लक्सर की विधायक, अभी पता है आपको, प्रणब चैंपियन, ये लक्सर की विधायक है प्रणब चैंपियन। प्रणब चैंपियन की पूर्वज उस इलाके के राजा जमींदार होता करते थे, तो वो बेच के उन्होंने पैसा कमाया, थोड़े हेल्प उनकी जो खानपुर है मेरे ख्याल से एरिया ना, खानपुर के जमींदार या राजा है, उनसे हेल्प ली, और पूरा जो पैसा लाया इसके माध्यम से उन्होंने एक फोर्स जनरेट की, फिर अब अंग्रेजों के साथ लड़े। हाँ हाँ, मतलब अंतर सुदर्शन चक्र। गढ़वाल कौन कब डिवाइड कर रहे हो? सुदर्शन क्या करो ऐसे, वही होगा ना 1814 वाली ट्रीटी हो गई ना वो, ट्रीटी ऑफ सागुली तो हो गई वो। ट्रीटी ऑफ सागुले की बात किया जाता है ना, हाँ, कि जो ईस्टर्न गढ़वाल होगा, पौड़ी वाला इलाका, वो अलकनंदा का वेस्ट टीनी नरेश पे जाएगा, अलकनंदा का ईस्ट किस पे, ब्रिटिशर्स पे जाएगा। तो वहां पे एक ईस्टर्न गढ़वाल हो गया था ना, जिसे हम पौड़ी बोलते हैं, वो ब्रिटिशर्स के पास चले गया था, तो वो वाला इलाका है, तो सुदर्शन चाह उसका आंसर हो गया। हाँ, ये बेसिकली वैसे पूछेगा, डायरेक्ट है, ठीक है। और कोई डाउट है किसी को कुछ? आप पूछो, सर एक डाउट और। आप पूछो। सर ग्रीनटन पब्लिकेशन हिंदी में ही आती है सिर्फ, क्या इंग्लिश में नहीं आती? ग्रीनटन लिए किसी ने आपने? हिंदी में ही आती है, इंग्लिश में नहीं आती, इंग्लिश में नहीं आती, देखो इंग्लिश वालों का, ओके सर। ठीक है। क्या पूछ रहे थे आप, क्या पूछ रहे थे ऐसा, इतना इजी डाउट? गांधी ऑफ मल, जाली, मल्ल, माल, माल, माल एरिया, 32 लाख की माल, हाँ। माल एरिया देखो क्या होता था, ये काशीपुर वाला एरिया पता है आपको, काशीपुर काशीपुर रुद्रपुर वाला एरिया, तो देखो बरेली क्या है, बरेली रोहिला थे, बरेली का पूरा नाम रोहिलखंड है, ठीक है, वहां पे रोहिलाज रहते थे। तो ये क्या करते थे, टाइम टू टाइम अटैक करते थे उत्तराखंड में, और ये माल वाला एरिया है ना, पाचपुर रुद्रपुर काशीपुर वाला एरिया, यहाँ अच्छी खेती होती थी, तो इसे माल लाख या से 84 माल, माल भी कहते हैं, 9 माल भी कहते हैं, यहाँ से 84 लाख का रेवेन्यू जनरेट होता था, उसे अपने आप ले लेते थे, ठीक है। तो कुमाऊं के जो शासक थे, जिनके अच्छे संबंध थे जहांगीर शाहजहां से, उनके साथ जाते हैं, अब बोलते हैं कि हमसे, मतलब ये भी थे वो, आपके बोलते ना, गरुड़, क्या नाम था उनका, गरुड़ ज्ञानचंद, तीन के अच्छे थे, फिरोज शाह तुगलक के पास गए थे, तो फिरोज शाह तुगलक की बहादुरी से प्रभावित थे, और कहा कि आज तो मैं आपको गरुड़ की वो देता हूँ, फादिया आपको ये चाहिए, इसने कहा मुझे माल एरिया चाहिए, तो इसने कहा आप माल एरिया रख लो, आप आज से आपका माल एरिया में आपकी टेरिटरी हुई, ठीक है। बाद में चल में हम देखेंगे रुद्रचंद वगैरह भी माल एरिया में लड़ाई करते हैं, तो ये सब चीज हम बाद में देखेंगे, ठीक है? चलो और कोई डाउट है? क्लियर? चलो मिलते हैं फिर कल, ठीक है, थैंक यू।